की पद्य और गद्य में आप सबका स्वागत है। आज हम +1 कक्षा के अंतरा भाग 1 पाठ्य पुस्तक से बादल को घिरते देखा है कविता, जो कि कवि नागार्जुन जी के द्वारा रचित है, उसकी व्याख्या करेंगे। कवि नागार्जुन जी, जिनका जन्म सन 1911 में बिहार में हुआ था और इनका असली नाम वैद्यनाथ मिश्र है। इस कविता के क्षेत्र में इन्हें बाबा के नाम से पुकारा जाता है और कवि नागार्जुन जी की कविता बादल को घिरते देखा है आज हम पढ़ेंगे। उनका काव्य उनका भोगा हुआ यथार्थ है। जो भी उन्होंने स्वयं भोगा वही अपने काव्य में उन्होंने उसका चित्रण किया। मानसरोवर यात्रा के दौरान कवि ने अपनी स्मृतियों को इस कविता में उकेरा है। कवि कहते हैं, अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। सर्वप्रथम हम प्रसंग करेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में से कवि नागार्जुन जी द्वारा रचित कविता बादल को घिरते देखा है से लिया गया है। इस कविता में कवि ने बादलों के कठोर और कोमल दोनों रूपों का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि अब व्याख्या आएगी। अमल धवल गिरी के शिखरों पर, अमल अर्थात स्वच्छ, धवल अर्थात सफ़ेद, गिरी अर्थात पर्वत। कवि कहते हैं कि मैंने हिमालय पर्वत के स्वच्छ और सफ़ेद शिखरों पर बादल को घिरते हुए देखा है। कि मैंने हिमालय पर्वत के स्वच्छ और सफ़ेद शिखरों पर बादल को घिरते हुए देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को, तुहिन होती है बर्फ़, छोटे छोटे मोती जैसे उसके ठंडे बर्फ के कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। मानसरोवर झील के उन सुनहरी कमलों पर गिरते हुए देखा है। कि छोटे छोटे मोती जैसे उसके ठंडे बर्फ के कणों को मानसरोवर झील के उन सुनहरी कमलों पर गिरते हुए देखा है। मैंने स्वयं बादल को घिरते हुए देखा है। विशेष में आएगा, कवि प्रयोगशील कवि हैं, दृश्य बिंब का प्रयोग हुआ है, माधुर्य गुण है, तत्सम शब्दावली है और साथ में छोटे छोटे मोती जैसे उपमा अलंकार है। अगला पद्य है, तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर बिस्तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर, प्रसंग वही रहेगा व्याख्या में कि कवि कहते हैं तुंग होता है ऊंचा, कि ऊंचे हिमालय पर्वत के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, छोटी और बड़ी कई प्रकार की झीलें हैं। उनके श्यामल नील सलिल में, सलील जल, श्यामल सांवला, नील नीला, उन झीलों के सांवले और नीले जल में समतल देशों से आकर, समतल होता है मैदानी, मैदानी क्षेत्रों से या मैदानी देशों से आकर पावस की उमस से व्याकुल, पावस अर्थात वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु की उमस से व्याकुल हुए तिक्त मधुर बिस्तंतु खोजते, तिक्त होता है तीखा, मधुर होता है मीठा और बिस्तंतु होता है कमल की नाल।
तीखे और मीठे कमलनाल को खोजते हुए हंसों को तीरते देखा है, हंसों को तैरते हुए देखा है, मैंने बादल को घिरते हुए देखा है। पुनः इसकी व्याख्या करूंगी कि तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, कि ऊंचे हिमालय पर्वत के कंधों पर छोटी और बड़ी कई प्रकार की झीलें हैं। उन झीलों के सांबले और नीले जल में मैदानी क्षेत्रों से, मैदानी देशों से आकर वर्षा ऋतु की उमस से व्याकुल तीखे और मधुर कमलनाल को खोजते हुए हंसों को तैरते हुए देखा है, अर्थात मैंने बादल को स्वयं घिरते हुए देखा है। दृश्य बिंब का सुंदर प्रयोग हुआ है, माधुर्य गुण है, तत्सम शब्दावली है। कवि ने अपना अनुभव इस कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। तीसरा पद है, ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रह कर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चिर अभिशापित बेबसी उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महासरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कवि कहते हैं प्रसंग वही आएगा कि ऋतु बसंत का सुप्रभात था, कि बसंत ऋतु की सुबह की बेला थी, मंद मंद था अनिल बह रहा, अनिल अर्थात वायु, मंद मंद धीमी धीमी वायु बह रही थी, बाल अरुण की मृदु किरणें थी, मृदु कोमल, बाल अरुण सुबह का उगता हुआ सूर्य, बाल अरुण की मृदु किरणें थी, सुबह के सूर्य की कोमल किरणें बिखरी हुई थी, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, आसपास सुनहरी शिखर थे, सुनहरी चोटियां थी, एक दूसरे से विरहित हो, एक दूसरे से अलग होकर, विरहित अर्थात अलग होकर सारी रात बितानी होती, जिनको अपनी सारी रात बितानी होती थी, निशा काल से चिर अभिशापित, रात्रि काल से चिर सदा, सदा के लिए शाप से बेबस, उस चकवा चकवी का, उस चकवा और चकवी का रोना चिल्लाना बंद हो जाता है, फिर उनमें उस महासरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, फिर उस चकवे और चकवी का नदी के किनारे शैवाल रूपी हरी दरी पर प्रेम रूपी कलह को छिड़ते हुए देखा है, मैंने बादल को घिरते हुए देखा है। प्रस्तुत कविता में तत्सम शब्दावली है, दृश्य बिंब प्रस्तुत हुआ है, ठीक है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है, माधुर्य गुण है और प्रयोगशील कवि हैं, सरस भाषा का प्रयोग भी कवि ने किया है, लेकिन तत्सम शब्दावली है, ठीक है। अगला पद है, दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। जब कवि हिमालय पर्वत पे विचरण कर रहे थे तो कवि को हिमालय पर्वत को देख उनकी गोदी में स्वच्छंद रूप से विचरने वाले वन्य प्राणियों की याद आती है। तो कवि कहते हैं कि दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर, दुर्गम अत्यंत कठिन बर्फ से भरी हुई हिमालय पर्वत की घाटी में शत सहस्त्र सैकड़ों हजारों फुट की ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले, अपनी ही नाभि से उठने वाली, अपनी ही मस्त कर देने वाली कस्तूरी के पीछे धावित होकर निज के ही उन्मादक परिमल, उन्मादक मस्त कर देने वाली परिमल कस्तूरी, निज अपने कि अपनी ही नाभि से उठने वाली, अपनी ही मस्त कर देने वाली कस्तूरी के पीछे धावित होकर दौड़ दौड़ कर तरल तरुण कस्तूरी मृग को, उस जवान कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, अपने ऊपर ही चिढ़ते हुए देखा है, मैंने बादल को घिरते हुए देखा है।
अर्थात जब कस्तूरी मृग को अपनी ही नाभि से उठने वाली कस्तूरी की सुगंधी का भास होता है, लेकिन वो उस कस्तूरी को देख नहीं पाता, तो उसकी खुशबू के पीछे पीछे वो भागता चला जाता है, और जब वो कस्तूरी उसे दिखाई नहीं देती तो स्वयं के ऊपर ही वो चिढ़ने लगता है। मानवीकरण अलंकार का यहाँ प्रयोग हुआ है, और विशेष में अब वही लिखेंगे जो मैंने पहले के पदों में बताया। अगला पद है, कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का, ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छायामय वर्ष हो पड़ा होगा न यहीं पर, जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नवचुंबी कैलाश शीर्ष पर, महामेघ को झंझानिल से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। हिमालय पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियों पर बादलों को घिरा हुआ देखकर कवि को अनायासी कुबेर की याद आती है, कवि कालिदास की याद आती है। तो कवि कहते हैं, कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, कि आज धन का देवता कुबेर कहाँ चला गया, आज उसकी अलकापुरी नगरी कहाँ चली गई। नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का, व्योम प्रवाही आकाश की ओर प्रवाहित होने वाला गंगा जल, आज कालिदास के आकाश में ले जाने वाले गंगा जल रूपी बादल कहाँ हैं। नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का, ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, मैंने उसे बहुत ढूंढा परंतु उस मेघदूत का जो यक्ष का संदेशा लेकर कुबेर की नगरी अलकापुरी में आया था, उसका कहीं भी पता नहीं चला। कवि कहते हैं कि मैंने उसे बहुत ढूंढा, अर्थात कालिदास के आकाश में ले जाने वाले गंगा जल के बादल को मैंने बहुत ढूंढा, परंतु उस मेघदूत का जो यक्ष का संदेशा लेकर कभी कुबेर की नगरी अलकापुरी में आया था, कहीं पता नहीं चला। अब कवि पुनः कहते हैं, कौन बताए वह छायामय बरस पड़ा होगा न यहीं पर, कौन बताएगा कि वह छायामय बादल यहीं कहीं बरस पड़ा होगा। जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में। अब कवि फिर कहते हैं कि जाने दो, यह तो केवल कवि की कल्पना थी, कि जो यहाँ पर यक्ष का संदेश लेकर के कुबेर की नगरी में बादल आया था, वो तो केवल मात्र कवि की कल्पना थी, केवल मात्र कालिदास की कल्पना थी, परंतु मैंने तो स्वयं भीषण जाड़ों में, भीषण सर्दियों में, महा नवचुंबी कैलाश शीर्ष पर, आकाश को चूमने वाले कैलाश पर्वत के शिखर पर, महामेघ को झंझानिल से, झंझानिल तेज वायु, अनिल वायु, झंझानिल तेज वायु, महाबादल को तूफानों से गरज गरज कर, मैंने तो भीषण सर्दी में आकाश को छूते हुए कैलाश पर्वत के शिखर पर महाबादल को तूफानों से गरज गरज कर टकराते हुए देखा है, मैंने स्वयं बादल को घिरते हुए देखा है। वही विशेष में आएगा। अगला अंतिम पद है, शत शत निर्झर निर्झरणी कल, मुखरित देवदारु कानिन में, शोणित धवल भोज पत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, इंद्रनील के गले की माला डाले शंख सरीखे सुगड़ गलों में, कानों में कुबलय लटकाए शतदल लाल कमल वेणी में, रजत रचित मणि खचित कलामय पान पात्र दाक्षा सब पूरित, रखे दामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपदी पर, नर्म निदाग वाल कस्तूरी मृग छालों की पलथी मारे, मदिरारुण आंखों वाले उन उन्मुद किन्नर किन्नरियों की, मृदुल मनोरम अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। शत शत निर्झर निर्झरणी कल, निर्झर झरना, निर्झरणी नदी, शत शत मुखरित देवदारु कानन में, देवदारु के कानन, कानन जंगल, शोणित धवल भोज पत्रों से, शोणित लाल केसर से, धवल भोज पत्रों से, भोज पत्ते, छाई हुई कुटी के भीतर, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, कुंतल चोटी,
इंद्रनील की माला डाले शंख सरीखे सुगढ़ गलों में, शंख सरीखे शंख जैसे सुंदर गलों में, कानों में कुबलय लटकाए, कानों में कुंडल लटकाए, शतदल लाल कमल बेणी में, सैकड़ों लाल कमल के दलों को वेणी में सजाए, रजित रचित मणि खचित कलामय, रजत चांदी से रचे हुए, मणियों से सजे हुए, कलामय पान पात्र में, द्राक्षा सब पूरित, द्राक्षा सब मदिरा डालने का एक बर्तन जो कि भरा पूरा है, रखे आमने सब अपने, लोहित चंदन की त्रिपदी पर, लोहित चंदन लाल चंदन की बनाई हुई एक चटाई के ऊपर, नरम निदाग बाल कस्तूरी, निदाग होता है स्वच्छ, नरम होता है नरम, बाल कस्तूरी, मृग छालों पर, कस्तूरी मृग की छाला पर पलथी मारे बैठे, मदिरारुण आंखों वाले उन, मदिरारुण मदिरा पीने से लाल आंखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की, उन्मद अर्थात मस्त, किन्नर किन्नरियों की, मृदुल मनोरम अंगुलियों को, मृदुल कोमल मनोरम सुंदर, वंशी पर फिरते देखा है, वो वंशी बजा रहे हैं, वंशी पर फिरते हुए देखा है। कवि कहते हैं कि शत शत निर्झर निर्झरणी कल, अब व्याख्या आई कि सैकड़ों झरनों और नदियों के बहने का कल कल करता हुआ स्वर, मुखरित देवदारू कानन में, देवदारू के जंगल में गूंज रहा है, शोणित धवल भोजपत्रों से, लाल और सफ़ेद भोजपत्रों से बनाई हुई छाई हुई कुटी के भीतर, कुटियों में रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से अपने बालों को सजाए हुए, इंद्रनील की माला डाले, इंद्रनील नीलम पत्थर की माला अपने शंख जैसे सुंदर गले में डाले हुए, कानों में कुबलय लटकाए, कानों में कुंडल लटकाए हुए, कानों में कुबलय लटकाए, शतदल लाल कमल वेणी में, अपनी वेणी में, अपनी चोटी में सैकड़ों लाल कमलों को सजाए हुए, चांदी से रजित रचित मणि खचित कलामय, चांदी से बनी हुई और मणियों से सजी हुई ऐसे कला वाला पान का पात्र, दाख अंगूर के रस से भरा हुआ था, और लोहित चंदन की त्रिपदी पर और लाल चंदन की चटाई पर अपने आमने सामने उस पात्र को रखा हुआ है। नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे, नरम और स्वच्छ कस्तूरी मृग की छाल पर चौंकड़ी मारकर बैठे, मदिरारुण आंखों वाले उन, मदिरा पीने से लाल आंखों वाले उन मस्त किन्नर किन्नरियों की कोमल और सुंदर अंगुलियों को बंशी के ऊपर फिरते हुए देखा है। मैंने बादल को हिमालय पर्वत की चोटी के ऊपर पुनः घिरते हुए देखा है। कवि ने इस कविता में अपने यथार्थ का वर्णन किया है। जो मानसरोवर झील के समय वो घूमे उस दृश्य का कवि ने वर्णन किया है, क्योंकि कवि नागार्जुन घुमक्कड़ कवि थे। वो बहुत ज़्यादा हिमालय पर्वत पर घूमे, वो हिमालय पर्वत जहाँ तेज आंधियाँ चलती हैं जो कि महामेघ को भी उड़ा करके ले जाती हैं। तो कवि ने बताया कि वहाँ पर ये विशाल हिमालय पर्वत किस प्रकार से धरती का श्रृंगार है, और ओजपूर्ण भाषा में कवि ने इस कविता को लिखा है। तो ओजपूर्ण भाषा में ये लिखी हुई ये कविता का बड़ा ही सुंदर प्रयोग कवि ने यहाँ किया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।